गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज 28 तारीख की अपनी 11वीं क्लास की जो बीएससी की पहली क्लास है, उसमें देखो कल अपना टॉपिक चल रहा था निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय कर्म। निजी क्या होते हैं, सार्वजनिक क्या होते हैं और भूमंडलीय क्या होते हैं। निजी संगठन या निजी उपक्रम वो जिनका नियंत्रण और संचालन निजी स्वामित्व में किया जाता है, जैसे एक व्यापार है, साझेदारी है, व्यवसाय विभाग है, निजी कंपनी है। दूसरा सार्वजनिक जो सरकारी कंपनियां होती हैं जिनके नियंत्रण और संचालन केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों की सहमति से किया जाता है। भूमंडलीय उपक्रम होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी जिनको अपन एमएनसी बोलते हैं, यानी ऐसी कंपनियां जो एक से ज्यादा देशों में अपना व्यापार चलाती हैं। ये हो गया। इसका अपना पहला टॉपिक था विभागीय उपक्रम। ये कल हो गया था कि ऐसे उपक्रम जिनकी स्थापना एक विभाग या विभाग की शाखा के रूप में की जाती है। आज दूसरा अपना टॉपिक है वैधानिक निगम, यानी ऐसे संगठन या ऐसे निगम जिनकी स्थापना करने के लिए अलग से कानून बनाया जाता है। अब कानून कहाँ होते हैं, अपने देश की जो संसद है उसमें क्या बनाए जाते हैं, सारे कानून बनाए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि देश की संसद में कोई विशेष कानून या अधिनियम पारित करके जब किसी निगम की स्थापना की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, वैधानिक निगम कहा जाता है। वैधानिक का विधान का मतलब होता है कानून, और वैधान से बना वैधानिक शब्द। तो ऐसे संगठन या ऐसे निगम जिनकी स्थापना देश की संसद में कोई विशेष अधिनियम या कानून पारित करके उन निगमों की स्थापना की जाती है। जैसे उपभोक्ता कानून, इसके लिए कौन सा कानून बना हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के लिए पारित किया गया है। उस अधिनियम में इसकी कार्य शक्तियां, कार्य प्रणाली, इसके अधिकार, इसके दायित्व, इसकी विशेषता, कार्य प्रणाली, सिद्धांत, पूंजी व्यवस्था, संचालक मंडल, सारी बातें कहाँ तय की जाती है, उसी अधिनियम में तय कर दी जाती है जिस समय उस अधिनियम का निर्माण किया जाता है। कोई भी वैधानिक निगम है उन अधिकार क्षेत्रों से या उन दायित्वों से बाहर जाकर अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकता। उन्हीं सीमाओं में इसको अपने कार्यों को पूरा करना होता है जो सीमाएं इसके लिए तय की गई है। तो अपन कह सकते हैं वैधानिक निगम वो सार्वजनिक उद्यम होते हैं, यानी सरकारी होते हैं, जिनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। इसी अधिनियम में इनके अधिकार, कार्य, कर्मचारियों से संबंधित नियम, कानून, सरकार तथा विभिन्न विभागों से इनके अधिकार, दायित्व निश्चित कर दिए जाते हैं, जिनका इनको पूर्णतः क्या करना होता है, पालन करना होता है। इनसे बाहर जाकर ये अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। अब देखो अगला इसमें अर्थ के बाद इसका टॉपिक आता है इसकी विशेषताएं, कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अगला अपना टॉपिक पड़ता है वैधानिक जो निगम है इनकी विशेषताएं, कि इनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहली इनकी विशेषता होती है कि इनकी जो स्थापना है वो कैसे होती है, संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके होती है, यानी कानून बनेगा, संसद में उसकी मान्यता मिलेगी, उसकी स्वीकृति
मिलने के बाद अधिनियम के आधार पर ही क्या किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। दूसरा, ये पूर्णतः सरकारी होते हैं, यानी निजी क्षेत्र में कोई भी वैधानिक निगम कार्य नहीं कर सकता। यदि वो निजी क्षेत्र में है तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, निजी स्वामित्व में होगा। तो निजी स्वामित्व में वैधानिक का कोई महत्व नहीं होता, या इसकी स्थापना हो ही नहीं सकती। इनकी स्थापना कहाँ होती है, पूर्णतः सरकारी नियमों के आधार पर होती है। तो इसलिए ये पूर्णतः सरकारी विभाग माने जाते हैं या होते हैं। तीसरा, ये निगमित संगठन होते हैं। निगमित मतलब कि एक निगम यानी एक कंपनी के रूप में ये कार्य करते हैं। उसी कंपनी के रूप में क्या होती है, इनकी पहचान होती है। और जैसे अपन ने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा था कि कंपनी को क्या माना जाता है, एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। तो एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह क्या करते हैं, अपने कार्यों को पूरा करते हैं। इनके साथ व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता है। दूसरा, कोई भी विभाग संगठन इन पे मुकदमा दायर कर सकता है। ये मुकदमा दूसरों पर दायर कर सकते हैं, अपने नाम से संपत्ति खरीद और बेच सकते हैं, जैसा अपन ने पीछे पढ़ा था। उसके बाद में चौथी इसकी विशेषता है, ये अपनी जो वित्त व्यवस्था है, यानी अपनी जो पूंजी की व्यवस्था है, वो क्या करते हैं, स्वयं के साधनों से करते हैं। स्वयं अपनी वित्त व्यवस्था को ये पूरा करते हैं। कहाँ से करते हैं, उसके संबंध में सरकार से ऋण ले सकते हैं, या जो जनता से कर वसूला जाता है अलग अलग प्रकार का, वो कर इनकी आय का साधन होता है। उसके बाद में पांचवी विशेषता, इनका जो अंकेक्षण होता है, यानी इनके खातों की जो जांच होती है वो क्या होती है, सरकारी होती है। यानी जो सरकारी नियमों से इनके खातों की जांच की जाती है, जो सरकारी सीए है, सीएस हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर्स हैं, वो क्या करते हैं, इनकी खातों की जांच करते हैं और इनका सही जो लाभ आदि का विवरण है वो सरकार को सौंपते हैं। निजी व्यक्ति क्या नहीं कर सकते, इनके खातों की जांच नहीं कर सकते। और निजी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण रूप से सरकारी है। सरकारी है तो खातों की जांच क्यों करेगा, सरकारी जो अंकेक्षण है वो इनके खातों की जांच करेंगे। अगली इनकी विशेषता है, इनके जो कर्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रशासनिक यानी आईएएस होते हैं। क्या होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं। राज्य एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जो कर्मचारी होते हैं वो इनके अधिकारी होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इनके कर्मचारी नहीं होते, क्योंकि इनके क्या होते हैं, अपने अपने राज्य होते हैं, इसलिए इनके जो कर्मचारी होते हैं वो आईएएस होते हैं, आईएएस नहीं होते। तो ये हो गई इनकी विशेषताएं, 5 इनकी 6 विशेषताएं हैं। उसके बाद में अगला इसका टॉपिक है इनके लाभ, कि जो विभागीय उपक्रम है इनके क्या लाभ हैं, कौन कौन से इनके लाभ इनको प्राप्त होते हैं, या इनसे सरकार को या जनता को ये लाभ प्राप्त होते हैं। विशेषताएं पूर्ण होने के बाद अपना अगला जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है इनके लाभ, कि जो वैधानिक निगम है इनके क्या लाभ हैं, कौन कौन से लाभ इनको प्राप्त होते हैं। लाभ में पहला लाभ देखो कि पहला इनका लाभ क्या है, ये अपने कार्यों के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यानी खुद सरकार ही है तो सरकार क्या को किसी की पूछने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सबसे ऊपर यही है, सरकारी विभाग है। तो अपने फैसले ये स्वयं लेते हैं, अपने कार्यों से संबंधित जो निर्णय है वो स्वयं इनके द्वारा लिए जाते हैं। दूसरा, अब ये अपनी पूंजी व्यवस्था भी क्या करते हैं, स्वयं करते हैं।
पूंजी व्यवस्था से हम करते हैं तो इनके कार्यों में क्या नहीं होता, सरकार बचा ही नहीं, खुद सरकार है तो सरकारी जो हस्तक्षेप है वो इनके कार्यों में नहीं होता, यानी कोई सरकारी हस्तक्षेप इन पर लागू नहीं होता। स्वतंत्र विभाग के रूप में ये अपने कार्यों को पूरा करते हैं, दूसरों से इनको कोई सरोकार नहीं होता। तीसरा, इनके जो निर्णय होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, स्वयं लिए जाते हैं, यानी निर्णय भी ये क्या करेंगे, स्वयं करेंगे, क्योंकि कोई सरकारी हस्तक्षेप इन पर नहीं होता। उसके बाद में अगला जो लाभ है वो है, ये क्या कहते हैं, जो देश में आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देते हैं। देश में आर्थिक विकास की जो दर है उसको ये क्या कहते हैं, बढ़ावा देते हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपने कार्यों को पूरा करते हैं, दूसरों से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से नियम, प्रावधान, कानून इनके संबंध में कोई जो इनके लिए कानून बना हो उसके अलावा नहीं होता। तो अपनी स्वतंत्र इनका अस्तित्व होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, स्वयं अपनी पूंजी व्यवस्था करते हैं। और चौथा इनका जो लाभ है वो है देश का जो आर्थिक विकास है इनमें इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखो, लाभ होने के बाद क्या करते हैं अपन, इसके दोष, इसमें कौन कौन से दोष होते हैं। लाभ है तो दोष भी होंगे, यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं उनमें, कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ लाभ होते हैं, कुछ दोष होते हैं। लाभों का अपन ने अध्ययन कर लिया, अब अपन अध्ययन करेंगे इसके दोषों का, इसकी कमियों का, कि इनमें कौन कौन सी कमियां हैं वो पाई जाती है। सबसे पहला जो इनका दोष है, कमी है, वो क्या है कि इनके जो कार्य हैं, कार्यों में लचीलापन नहीं होता। इनके कार्यों में क्या नहीं होता, कोई भी लचीलापन नहीं होता। मतलब ये क्या करते हैं, पूर्ण रूप से नियमों का पालन करते हैं, कि जो भी नियम इनके संबंध में बनाए गए हैं, कार्यों के संबंध में बनाए गए हैं, उन नियमों का ये क्या करते हैं, अक्षर से पालन करते हैं। कि मान लो अपन इनके पास कोई काम करवाने के लिए गए और इन्होंने अपने को बता दिया कि आपको ये 5 डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे तो आपका काम होगा। अब अपन यदि 5 की जमा करवाते हैं तो इनसे अपने को क्या मिलेगी, कार्य की स्वीकृति मिल जाएगी। और यदि इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अपन समय पर जमा नहीं करवा पाए तो ये क्या करेंगे, अपने कार्य की अनुमति नहीं देंगे। यानी इनके कार्यों में कोई छूट नहीं मिलती, या तो पूरा अपने को सही है तो स्वीकृति मिलेगी, एक भी कमी रह गई तो ये क्या करेंगे, उस कार्य को वहीं रोक देंगे, उस कार्य को ये आगे स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे। दूसरी जो इसकी कमी है कि इनकी जो कार्य व्यवस्था है, जो इनके कार्य करने का तरीका है वो क्या है, खर्चीला है और समयपूर्ण है। यानी टाइम भी ज़्यादा लगता है और खर्चा भी इनके कार्यों में ज़्यादा आता है, क्योंकि ये एक निगम के तहत कार्य करते हैं, स्वयं अपने साधनों के करते हैं, पूरी प्रक्रियाओं का इनको पालन करना होता है, एक भी नियम में इनमें बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। इनके प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण निर्णय एवं कार्य जिनमें भारी धन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कमी है वो है कि इनके कार्यों में क्या पाया जाता है,
भ्रष्टाचार पाया जाता है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये सबसे ज़्यादा इनके कार्यों में होता है, क्योंकि ये अपने पूंजी की व्यवस्था स्वयं करते हैं। इसलिए कोई भी काम यदि अपने को जनता से संबंधित है या साधारण जनता से संबंधित है तो वहाँ बिना रिश्वत के अपन इनमें काम नहीं करवा सकते। इनका सबसे महत्वपूर्ण दोष, कमी यही है कि ये क्या पाए जाते हैं, रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा वैधानिक निगमों में पाया जाता है कि आम जो जनता है वो इनके पीछे अपना काम पूरा करवाने के चक्कर लगाती रहती है। ये काम और उनका काम हमेशा पेंडिंग में पड़ा रहता है। कोई भी काम टाइम पे पूरा नहीं करते। टाइम पे काम किसका पूरा हो जाएगा, सरकारी विभागों में, जो क्या करेंगे, रिश्वत देंगे, और जो रिश्वत नहीं दे पाते उनका काम हमेशा बकाया ही इनके लिए बना रहता है। चौथा है इनके कार्यों में क्या पाया जाता है, विलंब पाया जाता है। इनके कार्यों में विलंब, यानी टाइम पे कभी भी इनके काम पूरे नहीं होते। हमेशा इनके काम समय निकल जाने के बाद ही पूरे होते हैं, क्योंकि क्या पाया जाता है, भ्रष्टाचार इनमें पाया जाता है। और उस भ्रष्टाचार के चलते ये अपने कार्यों को क्या नहीं कर पाते, समय पर पूरा नहीं कर पाते। तो ये आज का अपना टॉपिक था, वैधानिक निगम, विशेषताएं हो गई, इनके लाभ हो गए और इनके दोष। आज आपको अपने होमवर्क की कॉपी में यही जो टॉपिक है इनको अपने शब्दों में लिखना है। कुछ पूछना चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।